सभी दर्शकों का किसानों के डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में स्वागत है। तो आज हम आए थे मेरठ उत्तर प्रदेश में, जिसमें एक हमें गांव मिला कीना नगर। अब कीना नगर में हमें बहुत सारे खेत दिखे, लेकिन उसी बीच एक हमारी नज़र पड़ी एग्री बिजनेस पे। अब ये एग्री बिजनेस की थीम क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो में आपको मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि खेती में अतिरिक्त कमाई करने की जो संभावनाएं हैं वो ज़रूर आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगी। क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो 27 साल से इस बिज़नेस को कर रहे हैं और उन्होंने पूरा इसको अनुभव से समझा है कि क्या इसमें बारीकियां हैं और कैसे इस बिज़नेस को आप एक्सपेंड कर सकते हैं और इसमें महारत पा सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं उन एक्सपर्ट से और जानते हैं क्या है ये एग्री बिजनेस। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया अमित जी, आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी मैं बेडों पे वाटरिंग कर रहा हूँ। बेड तो अभी तक हमने आपको इस वीडियो में नहीं बताया था ये थीम क्या है, तो आपको थोड़ा थोड़ा अब रिवील हो रहा है कि हम किस एग्री बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं उसका नाम आपको बता दूं, वर्मी कंपोस्ट बिजनेस। तो अमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका 27 साल का ये सफ़र, इसकी आपकी शुरुआत कैसी हुई? कि आपका बैकग्राउंड खेती में ही था या आपको कुछ एग्री बिजनेस में करना था? क्या इसके पीछे मोटिव था? ये मोटिव मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। ये मोटिव बेसिकली मेरा नहीं था, मेरी वाइफ का था। एंड शी वाज एसोसिएट प्रोफेसर। वो एसोसिएट प्रोफेसर भी थी, पीएचडी भी थी, डॉक्टरेट उन्होंने किया हुआ था। आज से 27 साल पहले उन्होंने इस प्रोजेक्ट को चालू किया था। एक सेकेंड बेटा, पाइप पकड़ो। तो उनके साथ उन्होंने जब ये शुरू करा था तो मैं एक फ्रेंच कंपनी में था और मार्केटिंग की मेरी जॉब थी। और उस टाइम पे 25 साल मुझे हो गए नौकरी छोड़े हुए। तब 27,800 रुपये की तनख्वाह थी जब मैंने इस नौकरी को छोड़ा। और फिर मैंने अपनी वाइफ को ज्वाइन करा, क्योंकि उन्होंने 27 साल पहले प्रोजेक्ट ये सोच के शुरू करा था कि हमें किसान को सस्टेनेबल बनाना है। जो फार्मिंग है जिसमें इनपुट सबसे ज़्यादा लगता है, उसकी इनपुट ज़ीरो करनी है। तो खाद अपने घर पे तैयार हो, कीटनाशक अपने घर पे तैयार हो, जो हमारी धरती है वो स्वस्थ रहे, उसको जैविक खाने के लिए मिले। तो जब वो बढ़िया खाएगी, जैविक खाएगी, तो पैदावार भी ज़्यादा ही देगी। नेचुरल सी बात है। आप अगर अच्छा खाओगे तो आपका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, मैं अच्छा खाऊंगा मेरा भी अच्छा होगा। तो ये नेचुरल सा फैक्ट है। तो यही सोच के कि जितना भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, यूरिया है, डीएपी है और जो जहरीले कीटनाशक लगते हैं वो ना लगे, वो किसान अपने घर पे तैयार करे। तो बीज घर का, खाद घर की, पानी घर का, कीटनाशक घर का। तो जब सारी चीज़ें घर की और जैविक गया खेती में, खेती ने खाया जैविक, खेती हुई, ज़मीन हुई स्वस्थ होगी तो पैदावार ज़्यादा देगी। तो इसमें सबका फ़ायदा, पर्यावरण का फ़ायदा, धरती का फ़ायदा, इंसान का फ़ायदा, प्रॉफिट मार्जिन से भी अगर कमर्शियल हिसाब से देखें, मॉनेटरी गेन देखें तो भी, और सामाजिक तौर पे देखें तो भी, हर तरीके से सबको लाभ मिल रहा है, एक अकेले इंसान को नहीं। ये सोच के ये चालू किया गया था प्रोजेक्ट। अब मैं खेती की तस्वीर आप जानना चाहूँगा उस फ्लैशबैक वाले टाइम में कि 27 साल पहले आप किस तरीके से देखते हैं कि जो खाद है या उसके अलावा जो कीटनाशक हैं उनका क्या प्रयोग होता था, और अब जो आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें उसमें आप क्या देख रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ी है? क्योंकि ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल हमारी फार्मिंग थी, तो जो 27 ईयर्स का आप चेंज क्या देख रहे हैं आप उसमें, और आपका क्या रोल है इसमें? आज से मतलब 27 साल पहले शुरू हुआ। मैं तो 25 साल पहले 2 साल बाद ज्वाइन किया। मैं तो 25 साल का बता सकता हूँ। 25 साल पहले जब हम लोगों को समझाने के लिए जाते थे तो गाली मिलती थी। जब उन्हें बताते थे कि आप जैविक खेती करो, जैविक खाद बनाओ या खरीदो या अपने खेत में डालो, धरती को स्वस्थ बनाओ, ये जो जहरीले कीटनाशक हैं इनको मत डालो, इससे धरती का नुकसान होता है, इंसान का नुकसान होता है, बीमारियां ज़्यादा आती हैं। तो बड़ी विचित्र विचित्र संज्ञाएं दी जाती थी।
अजीब अजीब सी गालियाँ मिलती थी, लेकिन अपना एक पर्पस था, एक मोटो था दिमाग में। आप गाली दो या कुछ भी करो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपकी बात में सच्चाई कितनी है, आप किस लेवल पे खड़े हुए हो। और सिर्फ लेवल पे खड़े नहीं, आपको अगर किसी को मनाना है तो आपको रिजल्ट देना होगा। बिल्कुल। बिना रिजल्ट दिए आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। मैंने अगर आपको कन्विंस कर भी दिया, आपने चालू कर दिया या आपने एक बार डाल लिया, अगर आपको रिजल्ट नहीं आए तो दोबारा नहीं डालोगे। मतलब वो एक ट्रायल हो सकता है, लेकिन उसको आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। एग्जैक्टली हमने इसको हर तरीके से मैंने एक एक कट्टा हरिद्वार, देहरादून, आगरा, रुड़की ले जाके छोड़ा है। आप अपने यहाँ पे ट्रायल करो, इस खाद का इस्तेमाल करके देखो, इसके रिजल्ट देखो, फिर उसके बाद मुझे बताओ। नॉलेज भी आदि उस समय तो थी ही नहीं, जैसे तैसे करके, ना तब इंटरनेट इतना था, तो पढ़ना, चीज़ों को जानना, उसको अप्लाई करना, फिर कॉम्प्लिकेशन निकलनी, फिर उसको समझना, फिर प्रैक्टिकल करना, फिर उसको लेके चलना, फिर जिसको करवाया फिर उसको जाके उसकी नॉलेज देनी। तो ये जो जर्नी है ये इतनी इजी नहीं रही। जैसे आज की तारीख में तो हलवा है, आज की तारीख में बंदे के लिए सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं। बंदा इंटरनेट खोलता है, 10 तरह की इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती हैं। किसी के पास मीडिया इतना स्ट्रांग है, एक बात बोली पता चला लाखों लोगों के पास एक बार में पहुंच गई। पहले आपको सारी चीज़ें खुद जाके बताना, पहले बताना, फिर करवाना, रिजल्ट दिखाना, उसको कन्विंस हो जाए, फिर उसको मोटिवेट आगे के लिए करना। लेकिन मैं आपकी इसी बात पे, मेरा मतलब इसमें मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस टाइम पे आपको उस जानकारी तक। लेकिन अब एक और एक मिसकंसेप्शन मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि आपके पास, आपने खुद बताया कि आपके पास 10 जानकारी हैं, लेकिन वो सटीक जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, वो भी एक जर्नी का पार्ट है। क्योंकि आप उसमें भी आप देखेंगे कि आप 10 जानकारी अगर किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी चीज़ में अप्लाई करेंगे, तो कुछ आपके लिए वो वातावरण को देखते हुए या फिर आपकी ज़मीन को देखते हुए सक्सेसफुल होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि इन सब, जब वर्मी कंपोस्ट बिजनेस पे ही हम वापस आएँ, तो इसके लिए एक सटीक जानकारी क्या है और उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वेरी कर सकती हैं स्टेट टू स्टेट या लैंड टू लैंड? देखिए, सारी चीज़ें डिपेंड करता है। आप देखते हैं कि बहुत बार एक आदमी ना R&D चलती है हर कंपनी में, वो हिट एंड ट्रायल चलता रहता है। उसके बाद एक चीज़ निकल कर आती है, भाई ये भी गलत है, ये रास्ता भी गलत है, ये रास्ता भी गलत है। जब एक फाइनली ये रास्ता ठीक है, आपको अगर ये जानना है कि कौन सी चीज़ ऑथेंटिक है और कितनी बढ़िया है, तो आपको खुद करना पड़ता है। या तो आप खुद करो, या जिसने करा है उससे नॉलेज ले लो। तो यहाँ चौथा नंबर था ऑल ओवर इंडिया जब ये शुरू करा था। तो सारी की सारी चीज़ खुद प्रैक्टिकली करके देखिए, कितनी वायबिलिटी है, कितना वायबल है, क्या क्या। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही था। बहुत बार मराए के, बहुत बार चीज़ें यहाँ पहुँचने के बाद वापस यहाँ पर आई हैं, फिर ग्रो करा है, हर चीज़ का ट्रायल करके देखा है। बहुत से लोग कहते हैं प्लास्टिक मत लगाओ, हमने वो भी ट्रायल करके देखा, उसमें नुकसान हुआ। तो अब ये पता चल गया कि दोनों में से कौन सा फ़ायदेमंद है। भाई या तो आप करो, या फिर दूसरे ने करा है उसका एक्सपीरियंस ले लो। तो किसी ने बोला कि केचुआ बढ़ाने के लिए ये डालो, केचुआ बढ़ाने के लिए वो डालो, उसमें ये करो, वो भी करके देखा, सब नेग्लिजिबल। तो सारे रिजल्ट, सारी चीज़ प्रैक्टिकल करके देखने के बाद फिर जो निष्कर्ष निकलता है, फिर वो पुख्ता हो जाता है। फिर हो जाता है हाँ ये ठीक है, इसको ये वाला मेथड ठीक है, इसको आगे लिया जा सकता है। अब विंड्रो मेथड हो गया, अपर पिट मेथड हो गया, डीप पिट मेथड हो गया, HDPE प्रोपिलीन बेड मेथड हो गया। सारे मेथड करके देखे, HDPE प्रोपिलीन बेड वो भी लगे हुए हैं, पर नहीं करे कमर्शियल, क्योंकि वो कमर्शियली वायबल नहीं है। अपर पिट भी करके देख लिया, कमर्शियली वायबल नहीं है, केचुए का नुकसान ज़्यादा है। डीप पिट मेथड भी करके देख लिया, कमर्शियली वायबल नहीं है, केचुए का लॉसेस बहुत ज़्यादा है, लेबर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो जब आप करके देखते हो सारी चीज़ें, तब आपको इसका जवाब अपने आप मिल जाता है
कि यहाँ मैं इसको सस्टेन करूँगा या नहीं करूँगा। दूसरा, आपने बोला स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बिल्कुल वेरी करता है। नॉट ओनली स्टेट टू स्टेट, पानी लैंड टू लैंड भी। पता चला हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये दोमट मिट्टी है ना, तो यहाँ पर कितनी भी बारिश पड़े पानी पी जाएगी, सोख लेगी। कहीं पर जहाँ चिकनी मिट्टी है ना, रहेगा उसमें मॉइस्चर, मतलब पता चला फिसलन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पानी नीचे एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वहाँ वाटर लॉगिंग होने की समस्या है। फिर कहीं पर हम जाते हैं तो पता चला कि पानी के अंदर पीएच बहुत ज़्यादा है, क्या पता वो एल्कलाइन है या एसिडिक है। उसका पीएच जो नॉर्मल पीएच है वो 6.5 to 7.5 होता है। अगर 6.5 से नीचे है तो एसिडिक हो गया, 7.5 से ऊपर है तो एल्कलाइन हो गया। अगर इंसान 9 से ऊपर एल्कलाइन पानी पी रहा है तो वो सबसे अच्छा है, फिल्ट्रेशन का काम करता है इसका किडनी का। वहीं अगर हम केचुए की बात करें तो इसके लिए एसिडिक भी और एल्कलाइन भी, अगर नॉर्मल हो तो फार बेटर। तो अब कई जगह ये वेरी करता है, खारा पानी है, टीडीएस के ऊपर भी इफेक्ट करता है, आपके पानी का टीडीएस कितना है, फिर आपके यहाँ का टेम्परेचर कितना है। अगर हम बात करें कि अगर हम गैंगटॉक की बात करें तो सिक्किम की, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा है। बेंगलोर की बात करें बारिश बहुत ज़्यादा है। मुंबई की बात करें, हमारी वहाँ पर भी यूनिट है तो बारिश बहुत ज़्यादा है, तब कैसे मेंटेन करोगे आप? बारिश ज़्यादा होगी तो उसको कैसे मेंटेन करना है। फिर कौन सी जगह पे कौन सा वाला मेथड वायबल होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इस गैंगटॉक या पहाड़ी क्षेत्र की बात करूं, अगर मैं हिमाचल की बात करूं या उत्तराखंड में ऊपर क्षेत्र की बात करूं, तो वहाँ विंड्रो मेथड सक्सेसफुल है ही नहीं, क्योंकि जब बारिश होती है तो तेज होती है, तेज बारिश होगी तो उसका पानी झरने की तरह से बहेगा। ऐसे में हमारी यूनिट शिमला में भी है, लेकिन वो प्लेन एरिया है, जहाँ पर यूनिट है तो विंड्रो मेथड काम कर गया। उसके ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर अगर इस मेथड को करेंगे तो नुकसान देगा, तो वहाँ एचडीपी प्रॉपलीन बेड मेथड है। तो अलग स्टेट, अलग जगह, पानी की कंडीशन, धरती की कंडीशन, पथरीली। अब एमपी में की बात करेंगे तो वहाँ पथरीली ज़मीन है, पथरीली गर्म बहुत होता है पत्थर, धरती बहुत ज़्यादा तपती है। ऊपर का टेम्परेचर तो 42 होगा पर धरती पे पाँव रखते ही जलेगा पैर, तो वहाँ की कंडीशन अलग है, वहाँ करने का मेथड भी अलग है। हर स्टेट, हर जगह अलग मेथड है करने का। आप जोधपुर में जाएंगे, वहाँ पर 55 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँचेगा। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, भीलवाड़ा, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा राइज करता है, वहाँ की अलग कंडीशन है। छत्तीसगढ़ जाएंगे, वहाँ पर मॉइस्ट ज़्यादा है, टेम्परेचर मॉइस्चर ज़्यादा है हवा में, वहाँ पर परवा ज़्यादा चलती है तो गर्मी ज़्यादा पैदा होती है। तो आपने देखा कैसे अमित त्यागी ने अपने वर्मी कंपोस्ट बिजनेस की शुरुआत की। अब तक वो देश भर में करीबन 16,000 से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स लगवा चुके हैं। वर्मी कंपोस्ट बेड बनाने का कौन सा तरीका है सबसे बेहतर, केंचुए की किस किस्म का करें चुनाव, बेड बनाने में कितनी आती है लागत, ऐसे ही कई जरूरी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में जल्द ही। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।